रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 84। 84। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अर्जुन एक नज़र उठाकर अपने सामने खड़ी हुई अपनी वाइफ को देखा है, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे छुपा लेता है और एक फॉर्मल टोन में बोलता है, मिस आयशा प्लीज हैव ए शीट। उसके बाद आयशा और धारा दोनों ही सामने वाली सीट पर बैठ जाती है और अर्जुन उसे फाइल में साइन कर देता है और फिर उसे आयशा की तरफ बढ़ा देता है और बोलता है, मिस आयशा आप एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी गलती नजर आ रही है तो आप बता दीजिए, जो अभी के अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी और उसके बाद आप साइन कर दीजिएगा। आयशा तुरंत ही फाइल लेती है और एक के बाद एक पेज पलटने लगती है। सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन भी। सब लोगों को यही लग रहा था, इतना जल्दी कैसे पढ़ सकती है, इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ देख रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, वह सच में पढ़ रही थी। उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि जब से उसका परिवार जन्म हुआ था तब से उसमें बहुत सारे चेंज आ गए थे, इसके बारे में उसे खुद नहीं पता था। दूसरी तरफ त्रिशा पार्किंग में खड़ी हुई थी और उसके सामने थी माया, जो कि उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अब तक पैसा इतना तो समझ चुकी थी कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं माया का हाथ था। त्रिशा से अब और इंतजार नहीं होता है, इसलिए फाइनली वह बोलती है, तुमने ये सब क्यों किया? अमित तो वापस से तुम्हारे पास आ ही गया है ना, तो फिर तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे टाइम पर मुझे गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने इस तरह से रिएक्ट कर दिया था। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था? त्रिशा की बातें सुनने के बाद भी माया पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और वह अभी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिसे देखकर त्रिशा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ आखिरकार? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ मुझे, तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मिस्टर मुखर्जी ने पहले ही कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए बहुत मदद की थी, फिर अचानक से उन्होंने ये सब किया, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? उसकी बात सुनकर माया मुस्कुराती है और बोलती है, तो तुम्हें सच में समझ में आ गया कि यह सब मैं ही किया था? हाँ किया था मैंने ये सब, क्योंकि तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझ पर हाथ उठाने की, माया मुखर्जी पर? उसकी बात सुनकर त्रिशा थोड़ा सा डर जाती है और वह थोड़ा पैनिक करते हुए बोलती है, देखो जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी भी गलती थी और अमित मेरा मंगेतर नहीं है, वह तो मैं उसे पसंद करती थी। मैंने उसे कई बार कहा था और इसलिए अचानक से जब मैं उसे तुम्हारे साथ देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वह सब बोल दिया था। उसकी बात सुनकर भी माया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह बोलती है, अब मेरा और अमित का कोई लेना देना नहीं है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है इसमें तुम्हारी ही गलती है। अब जब मेरे पापा को मेरे साथ जो कुछ भी तुमने किया था उसका पता चला तो वह तो गुस्सा करेंगे ही ना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सॉरी। और वैसे भी जिस दिन हम दोनों मिले थे उसे दिन तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, या फिर तुम मुझे आगे छोड़ने नहीं वाली हो जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। तो देखो अभी मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रही हो और यहाँ तक कि मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रही हो। सो सबना, लेकिन मैंने वह सब कर दिया है जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं करूंगी, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर माया वहां से जाने ही वाली होती है कि त्रिशा जल्दी से उसके सामने आती है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है, माया प्लीज देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया था, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और कुछ नहीं था। मैंने तुम पर हाथ उठाया था, लेकिन बदले में तुमने भी तो मुझ पर हाथ उठाया था ना। और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम मुकेश मुखर्जी की बेटी हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव कभी करती ही नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया था वह गलत था, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी अमित के पीछे नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हारे और अमित के बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। उसकी बातें सुनकर माया को काफी संतुष्टि फुल हो रही थी और वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है और वैसे ही वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केबिन में अर्जुन और आयशा दोनों ने ही डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए थे। पुनीत भी वहां से चला गया था। आयशा एक नज़र अपने बगल में बैठी हुई धारा की तरफ देखती है और आंख मार देती है। धारा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा करना क्या चाहती है। धारा को इस वक्त सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ने जो कुछ भी कहा था वो कर दिया और गुस्से में आकर अर्जुन ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे ही धारा आयशा का इशारा समझती है वह आंखों ही आंखों में उसे मना करती है, लेकिन आयशा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपना चेहरा एक बार फिर से अर्जुन की तरफ करती है जो कि अपना काम कर रहा था। कभी केबिन में आयशा की आवाज सुनाई देती है, धारा देखो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसे एक बार चेक करो। तो मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें शंकु के साउंड फुल हो रही होगी क्योंकि यह इसी वाला रूम है और चार तरफ से बंद है इसलिए। उसके बाद वह अर्जुन की तरफ देखती है और उसको रिक्वेस्टिंग टोन में बोलती है, मिस्टर अर्जुन, क्या हम थोड़ी देर के लिए विंडो खोल सकते हैं, बस 5 मिनट के लिए। जैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे अब वापस से उसे बंद कर लीजिएगा। जैसे ही धारा ये सुनती है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अर्जुन जब धारा की तरफ देखा है तो धारा तुरंत ही एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसे सच में सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। इसे देखकर आयशा तुरंत ही मुस्कुराती है और बोलती है, जो धारा, जाकर विंडो ओपन कर दो ताकि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये कहते हुए वह आंख मार देती है और उसे अर्जुन की तरफ देखने का इशारा करती है। ये देखकर धारा को और भी ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि वह समझ जाती है कि अब वह वक्त आ गया है जब आयशा अपना वादा पूरा करने वाली है। लेकिन न चाहते हुए भी धारा को वहां से उठकर विंडो ओपन करने के लिए जाना ही पड़ता है। जैसे ही धारा वहां पर जाती है आयशा भी जल्दी से उठकर अर्जुन की सीट के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे दूर से ही जाती हुई धारा बड़े ध्यान से देख रही थी। अर्जुन अपने काम में लगा हुआ था, तभी आयशा उसे फाइल में कुछ दिखाते हुए बताने लगते हैं, लेकिन वह कुछ बोलती है उससे पहले ही आयशा अर्जुन के लिप्स पर एक क्विक किस कर देती है और अगले ही पल उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, क्योंकि वह जब से यहाँ पर आई थी तब से ही हर किसी की नज़र सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर ही थी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड भी उसके पति पर नजरें गड़ाई बैठी थी। ऐसे में वह अपना हक तो उसके ऊपर जताना चाहती थी ताकि कोई भी उसके अर्जुन को आंख उठाकर ना देख सके। अर्जुन को जैसे ही आयशा के सॉफ्ट लिप्स अपने लिप्स पर महसूस होते हैं उसके चेहरे पर भी तुरंत ही मुस्कान आ जाती है जिसे वह छुपा लेता है और अगले ही पल जैसे ही आयशा वहां से उठकर अपनी जगह पर जाने वाली थी अर्जुन तुरंत ही उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है और जल्दी से अपने लिफ्ट से उसके लिप्स कैप्चर करके लगभग 2-3 सेकंड तक किस करता है और तुरंत ही छोड़ देता, जिससे आयशा का चेहरा और भी ज्यादा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वह जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। आयशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अर्जुन को एक बार फिर से नजरें उठाकर देख ले। वही अर्जुन को काफी खुशी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, जिसकी वजह से दोनों की धड़कनें बहुत तेज तेज धड़कने लगती है। वहीं दूसरी तरफ धारा, उसे तो सच में हार्ट अटैक ही आ गया था। जब आयशा ने अर्जुन को किस किया था तब तो उसे सच में ऐसा लगा था कि पता नहीं अर्जुन उसके साथ क्या ही कर देगा। अब तो ये लड़की गई, सच में अर्जुन उसका मर्डर ना करवा दे कहीं। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लेना, ये जो कुछ भी किया है इसने किया है और इसकी सजा सिर्फ इसे ही मिलनी चाहिए, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप तो जानते ही हैं मैं कितनी ज्यादा इनोसेंट हूँ। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मैं शादी से पहले मना नहीं चाहती हूँ।
प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अर्जुन सर शांत रहे। वह ये सब अपने आप में ही बोले जा रही थी कि तभी आयशा वहां से जाने वाली होती है कि अर्जुन उसे पढ़कर किस करने लगता है, जिसे देखकर तो धारा की आंख बाहर आने को आतुर हो गई थी। यह उसने क्या देख लिया? क्या उसने यह नहीं सुना था कि अर्जुन कपूर लड़कियों के अपने करीब नहीं आने देता है? उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की उसके करीब आने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ तो अर्जुन कपूर को आयशा ने लिप पर किसी भी कर दिया, और अर्जुन ने उसे दूर करने की जगह, उसे धक्का देने की जगह बल्कि उसे किस बैक कर रहा था। ये कैसे हो सकता था? क्या यह उसकी आंखों का धोखा है? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ गलत देख लिया मैंने। ऐसा नहीं हो सकता है। अर्जुन जैसा इंसान आयशा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माना कि ऐसा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अर्जुन उसके ऊपर फ्लैट हो जाएगा। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता, बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? लव अगेन स्टार्ट विथ फोर्स मैरिज, रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 85। जब 85 झन्नाटेदार थप्पड़। वहीं दूसरी तरफ धारा, उसे तो सच में हार्ट अटैक ही आ गया था। जब आयशा ने अर्जुन को किस किया था तब तो उसे सच में ऐसा लगा था कि पता नहीं अर्जुन उसके साथ क्या ही कर देगा। वहीं दूसरी तरफ धारा, उसे तो सच में हार्ट अटैक ही आ गया था। जब आयशा ने अर्जुन को किस किया था तब तो उसे सच में ऐसा लगा था कि पता नहीं अर्जुन उसके साथ क्या ही कर देगा। अब तो ये लड़की गई, सच में अर्जुन उसका मर्डर ना करवा दे कहीं। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लेना। ये जो कुछ भी किया है इसने किया है, और इसकी सजा सिर्फ इसे ही मिलनी चाहिए। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप तो जानते ही हैं मैं कितनी ज्यादा इनोसेंट हूँ। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैं शादी से पहले मना नहीं चाहती हूँ। प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अर्जुन सर शांत रहे। वह ये सब अपने आप में ही बोले जा रही थी कि तभी आयशा वहां से जाने वाली होती है कि अर्जुन उसे पढ़कर किस करने लगता है, जिसे देखकर तो धारा की आंख बाहर आने को आतुर हो गई थी। यह उसने क्या देख लिया? क्या उसने यह नहीं सुना था कि अर्जुन कपूर लड़कियों के अपने करीब नहीं आने देता है? उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की उसके करीब आने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ तो अर्जुन कपूर को आयशा ने लिप पर किसी भी कर दिया, और अर्जुन ने उसे दूर करने की जगह, उसे धक्का देने की जगह बल्कि उसे किस बैक कर रहा था। ये कैसे हो सकता था? क्या यह उसकी आंखों का धोखा है? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ गलत देख लिया मैंने। ऐसा नहीं हो सकता है। अर्जुन जैसा इंसान आयशा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माना कि ऐसा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अर्जुन उसके ऊपर फ्लैट हो जाएगा। अब तक आयशा ने अपने आप को संभाल लिया था, और वह कर नजरों से धारा की तरफ देखती है, जिसे देखकर उसकी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने जैसा सोचा था धारा का एग्जैक्ट वैसा ही रिएक्शन था। वह अभी वहां पर किसी स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी, जिसे देखकर आयशा उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, धारा चलो चलते हैं, वैसे भी हमारा काम हो गया है। हमें इस तरह से मिश्रा कपूर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज्यादा देर तक। चलो चलते हैं, तुम्हें भी तो देर हो रही होगी ना। तुम्हें काम है। तुमने थोड़े दिनों पहले ही मुझे बताया था कि तुम 1 हफ्ते के लिए कहीं पर जाने वाली हो। उसकी बातें सुनकर धारा को समझ में आ रहा था कि इशारों ही इशारों में आयशा उससे क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसके बाद दोनों ही वहां से चली जाती है। जाने से पहले आयशा एक बार मुड़कर अर्जुन की तरफ देखती है और उसे आंख मार देती है। उसके इस इशारे को धारनी भी देख लिया था और उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। क्या ये लड़की सच में मरना चाहती है क्या?
इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका जी नहीं भरा है जो इसे ये सब करना है। पता नहीं क्या सोचकर मैं इसे शर्त लगाई थी। दूसरी तरफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में अल्पेश और साथ में अनन्या आए हुए थे। बाहर खड़े हुए पुलिस वालों ने जैसे ही अल्पेश को आते हुए देखा था, वह तुरंत ही अलर्ट मोड में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से बताया नहीं गया था इस बारे में, वरना वह बहुत पहले से ही इस चीज की तैयारी कर लेते। अल्पेश को वहां पर हर कोई जानता था, ऐसे माफिया किंग भी, और एक बिजनेसमैन होने के नाते भी उसे काफी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी। एक कांस्टेबल तुरंत ही भागता हुआ अंदर जाता है और अपने के इंस्पेक्टर को सारी बातें बता देता है। उसे इंस्पेक्टर का नाम इंस्पेक्टर दया था। जैसे ही दया ये खबर सुनता है, वह तुरंत ही जल्दी जल्दी में चलता हुआ बाहर आता है। हेलो मिस्टर सिंह, आप यहाँ कुछ हुआ है क्या? आपने जिन लड़कियों को उनके घर पहुँचने के लिए कहा था, उन लड़कियों को सही सलामत उनके घर तक पहुँचा दिया गया है, और जिन लड़कियों का कोई घर नहीं था उन्हें आपके फाउंडेशन में भी भेज दिया गया है। आप चाहे तो इस बारे में पता कर सकते हैं। अल्पेश उसकी घबराहट को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वह शांति से बोलता है, नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर अपने पर्सनल काम के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर आपके एक कैदी से मिलना है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर दया तुरंत ही बोलते हैं, जी जी सर, प्लीज अंदर चलिए और आप अंदर चक बैठिए और बताएं मुझे कि आपको किसी से मिलना है। मैं अभी उसे आपके पास लेकर आता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि उनका नाम क्या है? अल्पेश बहुत शांत था, लेकिन अनु बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, जिसे देखकर अल्पेश तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी आंखों के इशारे से शांत रहने का इशारा करता है, और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाते हुए कहता है, आज से 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर एक लड़की को लाया गया था, जिसे मेरा इंडस्ट्री से गिरफ्तार करके लाया गया था। उसका नाम रीमा है। मुझे उससे बात करनी है, क्या आप उसे यहाँ पर ले आएंगे? दोनों अंदर चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन, जहाँ पहले बहुत ज्यादा हूँ हल्ला हो रहा था, अब पूरी तरह से शांत पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर दयाल पेश और अनु दोनों को लेकर इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ जाते हैं और वहां पर उन्हें एक अच्छी सी सीट देते हैं और साथ में चाय नाश्ते का भी इंतजाम करवाते हैं। उसके बाद वह बहुत ही अदब से अल्पेश की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ओके सर, जैसा आपने कहा है, मैं बस थोड़ी ही देर में मिस रीमा को लेकर आता हूँ। अनु ने नहीं सोचा था कि अल्पेश की पहुंच इतनी ज्यादा होगी। हालांकि उसे पता था कि अल्पेश एक अंडरवर्ल्ड माफिया किंग है, लेकिन पुलिस वालों के सामने उसकी इतनी इज्जत ये काफी बड़ी बात थी उसके लिए। अल्पेश उसकी तरफ धीमी आवाज में बोलता है, क्या हुआ अनु, तुम्हें इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये वही थी जो तुमसे मिलना चाहती थी, तुम नहीं। और याद रहे, पहले जो हुआ सो हुआ, उसे टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर वह लड़की कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करने की कोशिश करती है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्पेश ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि पुलिस स्टेशन में आते हुए अनु बहुत घबराई हुई थी और उसके हाथ कहाँ पर रहे थे, जिसे अल्पेश ने महसूस कर लिया था। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि तब तक रीमा भी उनके सामने खड़ी हुई थी। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जिस वजह से उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो 3-4 दिन पहले उसने पहने थे जब उसे अरेस्ट किया गया था। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। वह सच में किसी भिखारी से काम नहीं लग रही थी इस वक्त। जहां पहले वह अपने चेहरे पर भर भर के मेकअप किया करती थी, अब उसका मेकअप पूरी तरह से उतर चुका था, जिसकी वजह से उसके दांत सर्कल और भी ज्यादा काले काले दिखाई दे रहे थे। वह सच में किसी भिखारी से काम नहीं लग रही थी इस वक्त। जहां पहले वह अपने चेहरे पर भर भर के मेकअप किया करती थी, अब उसका मेकअप पूरी तरह से उतर चुका था, जिसकी वजह से उसके दांत सर्कल और भी ज्यादा काले काले दिखाई दे रहे थे। उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे और मिले हो गए थे, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा गंदी दिखाई दे रही थी। उसे इस वक्त कोई देख लेता तो सच में पहचान नहीं पता, लेकिन इंस्पेक्टर ने जब कहा है कि यही रीमा है तो यही होना चाहिए था।
रिस्पेक्ट दया बड़े ही अदब से अल्पेश और अनु की तरफ देखते हुए बोलते हैं। श्री सिंह, ये रीमा है जिसे आप मिलना चाहते थे। मैं जा रहा हूँ और जब आपकी बातें खत्म हो जाए तब आप मुझे बता दीजिएगा। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर दया वहां से चले जाते हैं। जाते जाते हुए एक बार फिर से रीमा की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं, आज से पहले मिस्टर अल्पेश ने जितनी बार भी लोगों की मदद की है वह बहुत अच्छी इंसान होते थे। आखिरकार इस जैसी लड़की का पाल श्री सिंह से कैसे पड़ गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना है। रीमा जैसे ही अपने सामने अपनी छोटी बहन को देखते हैं वह खुश हो जाती है, क्योंकि उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़े दिन पहले उसने इंस्पेक्टर से इन्फॉर्म करवाया था कि उसे अपनी बहन से मिलना है ताकि वह उसकी मदद कर सके। और जितना वह अपनी छोटी बहन को जानती थी, वह जानती थी कि उसकी छोटी बहन उसे बहुत प्यार करती है और उसे इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती है, और इसलिए ही वह उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है ताकि वह इसे यहाँ से निकलवा सके। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में जो लड़का बैठा हुआ है वह कौन है। रीमा भी एक पल को अल्पेश को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सच में अल्पेश बहुत ज्यादा हैंडसम और एलिफेंट दिखाई दे रहा था। सीमा इतने लोगों से मिली थी, इसलिए उसे पता था कि सामने खड़ा हुआ वह इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन बस उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जैसा इंसान आखिर अनु को कैसे जानता है। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस वक्त अल्पेश ने अनु का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर रीमा को बहुत जलन हो रही थी। लेकिन वह इस वक्त कुछ कहती नहीं और अपने चेहरे पर नकली आंसू लाते हुए वह जल्दी से अनु के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस वक्त अल्पेश ने अनु का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर रीमा को बहुत जलन हो रही थी। लेकिन वह इस वक्त कुछ कहती नहीं और अपने चेहरे पर नकली आंसू लाते हुए वह जल्दी से अनु के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। अनु को एक पल के लिए समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे वह पल याद आ जाते हैं जो कि उसकी इस सही बहन ने उसके साथ किए थे, जिसे याद करके वह तुरंत ही अपनी उसे बहन को जोर से धक्का मारकर अपने से अलग कर देती है और बोलती है जिसे याद करके वह तुरंत ही अपनी उसे बहन को जोर से धक्का मारकर अपने से अलग कर देती है और बोलती है, तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, मैं आ गई, और अब बस ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। रीमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी वही छोटी बहन है जो हमेशा उसकी बात मानती थी और कभी भी उसके सामने अपनी नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। रीमा अपने आप को संभालते हुए अनु की तरफ देखती है और बोलती है, अनु, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मुझे नहीं पता था कि वह लोग इतने ज्यादा खराब होंगे कि तुम्हें बेच देंगे। मैं नहीं जानती थी कि आगे की बात रीमा का ही नहीं पाती है, क्योंकि उससे पहले ही उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगता है, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके गालों पर अनु की उंगलियों के छाप पड़ जाते हैं। उसे अपने गाल में दर्द महसूस होता है, तब जाकर रीमा अपने होश में आती है और वह अपनी लाल आंखों से अनु की तरफ देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन ने उसे अभी थप्पड़ मारा है। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता, बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी?
Love again start with forced marriage. Reborn to love my devil husband episode 86. 86 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसे याद करके वह तुरंत ही अपनी उसे बहन को जोर से धक्का मारकर अपने से अलग कर देती है और बोलती है, तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, मैं आ गई और अब बस ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? रीमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी वही छोटी बहन है जो हमेशा उसकी बात मानती थी और कभी भी उसके सामने अपनी नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। रीमा अपने आप को संभालते हुए अनु की तरफ देखती है और बोलती है, अनु तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मुझे नहीं पता था कि वह लोग इतने ज्यादा खराब होंगे कि तुम्हें बेच देंगे। मैं नहीं जानती थी कि आगे की बात रीमा का ही नहीं पाती है क्योंकि उससे पहले ही उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगता है जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके गालों पर अनु की उंगलियों के छाप पड़ जाते हैं। उसे अपने गाल में दर्द महसूस होता है, तब जाकर रीमा अपने होश में आती है और वह अपनी लाल आंखों से अनु की तरफ देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन ने उसे अभी थप्पड़ मारा है। अनु ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है। उसकी यह बात सुनकर तो अनु की आंखों में गुस्सा और उसके लिप्स पर मुस्कान खिल जाती है और वह गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखती हो और बोलती है, ख्याल कैसा ख्याल रखा था आपने? जब बचपन में मैं रोती थी अपनी मम्मी पापा को याद करती हुई कि काश वो जिंदा होते तो मेरा ख्याल रखते, तब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती थी। क्या इस बात का ख्याल रखा था आपने? मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना था लेकिन आपने कभी भी मुझे अपनी बहन नहीं माना। मेरे मम्मी पापा ने आपकी मदद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे ऐसे जीने के लिए छोड़ दिया जैसे कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं और मेरी ही प्रॉपर्टी पर राज करके बैठी हुई हो। मुझे हमेशा इस चीज की उम्मीद लगी रहती थी कि कभी ना कभी तो आप बदल ही जाओगी। कभी तो आप समझोगे कि जिस तरह से मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ इस तरह से आप भी मुझे अपनी छोटी बहन मानोगी। सेमीकोलन उद्धरण चिन्ह। लेकिन नहीं, मेरा सारा भ्रम टूट गया। थैंक यू मुझे रियलाइज करने के लिए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा ने सच में गलती की थी, आपकी जान बचाकर आपको वहीं पर करने के लिए उन्होंने क्यों नहीं छोड़ दिया? क्योंकि अगर उसे वक्त उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की होती तो आप इस वक्त मेरे साथ यह सब नहीं कर रही होती। अगर हेल्प करनी ही थी तो उन्हें आपको अनाथ आश्रम में दे देना चाहिए था, इस तरह से अपने घर में अपनी बेटी की तरह नहीं रखना चाहिए था। गलती की थी उन्होंने और उसे गलती की सजा मैं भुगत रही थी। अनु की एक एक बात रीमा के कान से होते हुए उसके दिल तक उतार रही थी। वह जानती थी कि जो कुछ भी उसने उसके साथ किया था वह बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन फिर भी उसे लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी बात सुनकर रीमा को भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से उसे पर भी विफरते हुए बोलती है, हाँ उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना और मुझे बहुत प्यार भी किया था, लेकिन जब भी कोई बाहर वाला आता था तब हमेशा वही यही कहते थे कि तुम्हारी तो इकलौती बेटी है और वह है अनन्या, तुम में नहीं। दुनिया वालों की नज़रों में मैं कभी रीमा तुम्हारे माँ बाप की बेटी बन ही नहीं पाई थी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा नफरत। मम्मी पापा के मरने के बाद भी जब वकील अंकल ने बताया था कि प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम की गई है और जब वह 25 साल की हो जाएगी तब वह उसे मिल जाएगी, तो जानती हो मुझे कितना गुस्सा आया था उसे टाइम पर। मुझे सच में लगा था कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन अफसोस कि मैं ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ करती तो साड़ी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाती और मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ किसी तरह से इतनी सारी प्रॉपर्टी को यूं ही चैरिटी में जाने दो। हो कि मैंने शादी से मिलकर तुम्हें बेचने की ताकि तुम्हें बचने के बाद मुझे पैसे मिल सके और तुमसे छुटकारा भी, लेकिन पता नहीं कौन कमबख्त वहां पर आ गया और तुम्हें बचा लिया।
रीमा की बातें सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है, जिसे देखकर अल्पेश तुरंत ही आगे जाता है और उसे कस के गले लगाते हुए बोलता है, इस घटिया औरत की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आज तुम मिली हो, आज के बाद कभी भी तुम इस लड़की से नहीं मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है इस तरह के इंसान से वास्ता रखने की। इतना कहकर वह टेबल पर रखी हुई एक बिल को दबा देता है। थोड़ी ही देर में वहां पर वापस से इंस्पेक्टर दया आते हैं और वह उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, इस लड़की को किस लिए अरेस्ट किया गया था? इंस्पेक्टर दया थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि इस वक्त अल्पेश सच में किसी नरक से आए हुए देवता से कम नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर दया तुरंत ही डरते हुए बोलता है, सर, इन्होंने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी को बेच दी थी और इसलिए कंपनी के ओनर ने इन्हें जेल में भेज दिया था। उसकी बातें सुनकर अल्पेश बोलता है, इस जुर्म के लिए इसे कितनी सजा मिलेगी और कितने दिनों तक ये जेल में बंद रह सकती है? कुछ सोच विचार करने के बाद इंस्पेक्टर दया बोलते हैं, सर, यह इतनी ज़्यादा बड़ा कैसे नहीं है, इसलिए लगभग इन्हें 5 से 6 साल तक की सजा मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और हो सकता है इन पर फाइन लगाकर इन्हें रिलीज भी कर दिया जाए। उसकी बातें सुनने के बाद अल्पेश बहुत ही ठंडी आवाज में बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझे बस 2 दिन दीजिए। 2 दिन के अंदर अंदर इस लड़की के खिलाफ जितने भी काले कारनामे इसने किए होंगे उसे सबका सबूत मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा। और याद रहे, इस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए और यह जितना अंदर रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी बातें सुनकर तो रीमा की शरीर पर ठंडा पसीना आ जाता है और वह जल्दी से गिर जाते हुए बोलती है, सर, मैं आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है न ही मैं आपको जानती हूँ और नहीं आप मुझको जानते हो, तो फिर आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़। तभी उसकी नज़र अल्पेश के हाथ पैर जाती है, जिसे हाथ से उसने अनु को गले लगाया हुआ था। उसे देखकर रीमा की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलती है, सर, आप इस लड़की के लिए ये सब कर रहे हैं ना, लेकिन आप जानते नहीं हैं ये लड़की एक नंबर की बदतमीज और बदचलन लड़की है। इस लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं और इसको तो किसी को भेज भी दिया गया था। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं और बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है ये लड़की, सच में। इससे आगे रीमा और कुछ कह पाती अल्पेश अपना हाथ उठाकर उसकी इतनी जोर से थप्पड़ मारता है तो वह सीधा जाकर जमीन पर गिरती है। उसके मुंह के कोने से तुरंत ही खून निकलने लगत है और उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह का इंसान एक लड़की पर भी हाथ उठा सकता है। वही यह नज़ारा देखकर अनु और इंस्पेक्टर दया दोनों के ही होश उड़ गए थे। अनु तो घबराकर अल्पेश से और भी ज्यादा चिपक जाती है और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जिसे देखकर अल्पेश तुरंत ही उसकी पीठ को सहलाता है और उसे शांत करता है। थोड़ी ही देर में वह शांति हो जाती है। उसके बाद अल्पेश अपनी लाल आंखों से रीमा की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करने की? खुद तो एक नंबर की बस चलान और आवारा लड़की हो और साथ में कर भी और दूसरों को गलत साबित करने पर लगी हुई हो। क्या लगा था तुम्हें कि तुम लड़की हो इसलिए कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा? अल्पेश सिंह नाम है मेरा। मेरे सामने अगर कोई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करेगा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने कौन है। और रही बात तुमने मेरे साथ गलत किया है या नहीं किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने जितना भी मेरी बीवी के साथ गलत किया है उसका पेबैक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पहले तो मैं तुम्हें कम सजा दिलवा कर तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब नहीं, जिंदगी भर तुम जेल में सिदोगी। इस बात की तो गारंटी अब मैं लेता हूँ। इतना कहकर अल्पेश एक नज़र सामने खड़ा हुआ इंस्पेक्टर दया की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर इंस्पेक्टर दया तुरंत ही समझ जाते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर दया तुरंत ही वहां की लेडी कांस्टेबल को बुलाते हैं और रीमा को वहां से घसीट कर ले जाया जाता है। उसके साथ ही अल्पेश अन्य को अपने साथ लेकर चला जाता है। वह सच में बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अंडस्को
दूसरी तरफ पार्किंग में धारा आयशा की तरफ देखकर बोलती है, यार तुम सच में कितनी ज्यादा डेरिंग बाज हो, मैं तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की भी हरकत कर सकती हो। वैसे मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत ज्यादा डेरिंग बाज हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा इतना सब कुछ करने के बाद भी अर्जुन ने तुम्हें कुछ कहा क्यों नहीं। जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुन रखा है वह इस तरह का इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों के आगे पीछे घूमता हो। उसे तो अपने पास लड़कियों का आना तक पसंद नहीं है। और तुमने तो उसे लिप किस की थी और फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उसने तुम्हें किस बैक भी किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम और अल्पेश तो पहली बार मिल रहे हो ना। ऐसा भी नहीं है कि हमारी कंपनी ने पहले साथ में काम किया हो जिसकी वजह से तुम लोगों का कभी आमना सामना हुआ हो। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट को भी अभिनव कपूर और उसके फादर मदन कपूर संभाल रहे थे, लेकिन अचानक से अर्जुन कपूर ने इस प्रोजेक्ट और इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिला। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी कैलतीले उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास